स्पीड में थे हाँ। और थोड़ा वो जो ड्राइवर था वो थोड़ा हल्का था, उसको इतना एक्सपीरियंस था। अच्छा। फिर उसने भगाई तेज 2-3 किलो, फिर पलट दी। आपके एक दोस्त भी थे, उनके भी सेम ऐसे? हाँ, चंबा का था, अच्छा, गगन। गए भी दोनों एक साथ से सऊदी में? नहीं, वो मेरे से पहले गया था। और दोनों का एक्सीडेंट हुआ है? सेवन और दोनों की ही स्पाइनल चले गई? स्पाइनल से, और दोनों इंडिया से? दोनों इंडिया से। जख्म जो शरीर पर हैं उनका दर्द तो बाद में है, लेकिन जो जख्म रिश्तों में हुए, जो जख्म उनकी मानसिकता पर हुए, उनका असर कहीं गहरा पड़ा है। लेकिन फिर भी उन सब चीजों से उभर रहा है ये शख्स आज भी। और इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच की तब जाके कहीं बात बनी? नहीं तो वहाँ के उन्होंने छोड़ ही दिया था। फिर एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, हाँ। दूसरे से फिर तीसरा हॉस्पिटल, फिर 40 दिन तो हम बिना इलाज के रहे सऊदी में? सऊदी, 40 दिन पूरे। कमर टूटी हुई है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, और 40 दिन बिना इलाज के भटकते बिना रहे? इलाज के बस उन्होंने एडमिट करके छोड़ दिया एक हॉस्पिटल में। फिर ना कोई, बस ये कि खाना पीने देते थे, बाकी पेन किलर की दवाई दे देते थे बस। तभी तो थोड़ा बिगड़ने लगी। ऐसा नहीं लगा जैसे नर्क काट रहे हो? नर्क बहुत, 40-45 दिन तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने, वैसे मैं तो यही सोच रहा था कि चलो हो जाए काम तो ठीक। कौन सा काम हो गया? मतलब चले जाए तो ठीक है, क्योंकि अब ना मतलब मर जाएं? हाँ, ऐसी स्थिति बन गई। जो साथ रहने वाली थी मिसिस, वो भी किनारा लगी करने कि कैसे। आपकी वाइफ? हाँ, अभी कहाँ है? चले गए? चले गए। आज तक अपने बच्चे से नहीं मिले? नहीं, बस एक बार मंदिर ले जाने के लिए लेके गए थे तो उसने किडनैपिंग का केस लगा दिया मेरे ऊपर। किडनैपिंग का केस लगा दिया है? अपने ही बच्चे के? बाप को हक नहीं है क्या अपने बच्चे से मिलने का? अगर मैं मानता हूँ माँ की कोख में बच्चा पलता है, वो पेन वो सहती है और उसको जन्म देती है, लेकिन क्या बिना पिता के ये सब चीज़ें संभव है? उसके साथ गया हुआ था उसके घर, वहाँ उसके माँ बाप ने मेरे को ये कहना शुरू कर दिया कि कहाँ शादी करती, अब तो हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो। अगर उनकी लड़की के साथ ये होता फिर? तो मैंने पूछा, मैं कहा, बोलते अब तू हमारे लायक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे जो पेशेंट हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली, जैसे आप हो गया और हो गए, उनको अगर इलाज कराना पड़ जाए और उनकी जेब में पैसा ना हो तो क्या करेंगे वो? बहुत मुश्किल है कि वाले जाएगा कैसे। या तो उसको लेट के जाना पड़ेगा, और इतनी देर गाड़ी में बैठा भी नहीं जाता। एक ही पोजीशन पे बैठे रहेंगे तो फिर और दिक्कत। कई बार हमें जिंदगी वो सिखा जाती है जो शायद हम जिंदगी से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। कई बार हमारे खुद के करीब से करीबी रिश्ता हमें वो सच्चाई से अवगत करा जाता है जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। आज हम पहुंचे हैं गांव चम्यावल, तहसील अर्की, जिला सोलन, 39 साल के जितेंद्र के पास। जितेंद्र की कहानी बहुत दुखदाई है। देखी जाए तो पिछले 10 साल से जितेंद्र बिस्तर पर हैं और जितेंद्र के साथ यह हादसा घटा था सऊदी अरब में। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जितेंद्र को सऊदी अरब से इंडिया लाने के लिए आधी आवाम को हिला दिया गया था। 10 साल पहले यह हादसा हुआ था और इन 10 सालों का सफर जितेंद्र के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और भयावह रहा है। बल्कि जख्म जो शरीर पर हैं उनका दर्द तो बाद में है, लेकिन जो जख्म रिश्तों में हुए, जो जख्म उनकी मानसिकता पर हुए, उनका असर कहीं गहरा पड़ा है। लेकिन फिर भी उन सब चीजों से उभर रहा है ये शख्स आज भी और खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज की भागीदारी पीछे हटती जा रही है, कहीं ना कहीं सिस्टम की भागीदारी बहुत पीछे हटती जा रही है। राइड फॉर ब्रोकन हिमाचल की एक ये पहल है कि वो लोग जिन्हें हिमाचल भूल चुका है, जिन्हें हिमाचल ने कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है, तोड़ दिया है, उनके लिए एक आवाज उठाई जाए और उन्हें यह बताया जाए कि अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। तो आज हम पहुंचे हैं अर्की से 7 किलोमीटर और आगे चम्यावल गांव में, और आइए हम मिलते हैं जितेंद्र जी से और जानते हैं कि बिस्तर पर पड़े एक शख्स की जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं। जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है एकदम। कितने साल के हो गए आप? मेरी उम्र हो गई 39। मुझे बताएंगे आप इस कंडीशन में कैसे पहुंचे हैं? मेरा एक्सीडेंट हुआ था अच्छा। 2015 में। हम कंपनी की तरफ से गए थे ब्रेक डाउन,
कहाँ पे? और सऊदी अरब में। सऊदी अरब में हुआ था एक्सीडेंट? सऊदी अरब में। अच्छा, ब्रेकडाउन क्या होता है मतलब? ये गाड़ी एक खराब थी ना, जैसे रास्ते में, हाँ हाँ। उसको ठीक करने के लिए गए थे। अच्छा। फिर जैसे ही वहाँ से वापस आने लगे तो अगली सुबह आने थे वापस, हम्म। तो उन्होंने 2-3 किलोमीटर ही निकले थे, तो ड्राइवर सूडान का था, उसने गाड़ी फेंक दी। फेंक दी मतलब? मतलब स्पीड में ज़्यादा। मतलब एक्सीडेंटल फेंक दी या फिर जानबूझ के फेंक दी? नहीं, एक्सीडेंटल। अच्छा। लेकिन उस स्पीड में थे, हाँ। और थोड़ा वो जो ड्राइवर था वो थोड़ा हल्का था, उसको इतना एक्सपीरियंस था नहीं। अच्छा। फिर उसने भगाई तेज 2-3 किलो, फिर पलट दी। आपका एक्सीडेंट हुआ था वहां पे तो मतलब आपकी स्पाइन में चोट लगी थी? हाँ, स्पाइन। आपके एक दोस्त भी थे, उनके भी सेम ऐसे? हाँ, चंबा का था, अच्छा। गगन। गगन चंबा से? मैं और वो साथ थे, वो फ्रंट सीट पे बैठा था, मैं पिछली सीट में बैठा ये एक कोइंसिडेंस नहीं है कि मतलब आप गए भी दोनों एक साथ से सऊदी में था। नहीं, वो मेरे से पहले गया था। और दोनों का एक्सीडेंट हुआ है हाँ, और दोनों की ही स्पाइनल चले गई स्पाइनल इसलिए। और दोनों इंडिया से? दोनों इंडिया से। मैंने सुना काफी मुशक्कत हुई थी उसके बाद इंडिया आने हाँ, में। बहुत दिक्कत, वहाँ इलाज में भी दिक्कत हुई, लेकिन जब यहाँ से थोड़ा इंटरफेयर हुआ गवर्नमेंट के जरिए, अच्छा। तो फिर थोड़ा सुषमा गवर्नमेंट सर, के जरिए मतलब कैसे किया ये सब? ये घर वाले यहाँ से गए, हम्म। तो उन्होंने, था यहाँ से कोई हम्म। नेता, उनके पास गए, फिर अनुराग ठाकुर के पास गए, वहाँ से सुषमा स्वराज का इंटरफेयर भी हुआ अच्छा। उस टाइम, तब थोड़ा हमारा, नहीं तो हमारा इलाज भी उन्होंने रोक दिया था उधर। अच्छा। बस ऐसे कंपनी ने चोट इस से। चीज के लिए कुछ नहीं दिया? कंपनी ने क्यों? कंपनी ने तो पहले छोड़ ही दिया था, हाँ। लेकिन जब गवर्नमेंट का इंटरफेयर हुआ, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हुआ बड़ा तब। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच की तब जाके कहीं हाँ, बात बनी? नहीं तो वहाँ के उन्होंने छोड़ ही दिया था। फिर एक हॉस्पिटल से दूसरा हॉस्पिटल, हाँ। दूसरे से फिर तीसरा हॉस्पिटल, फिर 40 दिन तो हम बिना इलाज के रहे सऊदी में? सऊदी में, 40 दिन पूरे। 40? कमर टूटी हुई है, रीढ़ हाँ, की हड्डी टूटी हुई है और हाँ, 40 दिन बिना इलाज के बिना भटकते रहे? इलाज के। बस उन्होंने एडमिट करके छोड़ दिया एक हॉस्पिटल में। फिर ना कोई, बस ये कि खाना पीने देते थे, बाकी पेन किलर की दवाई दे देते थे, बस तब तभी तो थोड़ा बिगड़ने लगी। इन 40 दिनों में आपको और आपके दोस्त को देखा किसने? फिर किसी नहीं, वहाँ पे तो फिर अकेले थे, 2 जने, अच्छा। मैं और गगन, रूम में। फिर वो 40 दिन कौन करता था आपकी देखभाल? हॉस्पिटल की तरफ से था सब, मतलब स्टाफ था वहाँ पे स्टाफ हॉस्पिटल का था, वो वो आपका? ही करता था वैसे सब कुछ। अच्छा। लेकिन बस पेन किलर देनी और पूरा दिन कोई साथ नहीं होना, हम्म। सब कुछ मतलब दूसरों पे निर्भर हो गए थे। वो एक ऐसा नहीं लगा जैसे नर्क काट रहे हो? नरक बहुत, 40-45 दिन तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने, वैसे मैं तो यही सोच रहा था कि चलो हो जाए काम तो ठीक है, कौन सा काम हो जाए? मतलब चले जाए तो ठीक है, क्योंकि अब ना मतलब अपन, मर जाएं? हाँ, ऐसी भी स्थिति बन गई थी। नहीं, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं था वैसे। सोल्यूशन नहीं था, पर तब उस स्थिति में क्या कर सकते, अपने आप से कुछ कर नहीं सकते थे, हम्म। दूसरों के ऊपर डिपेंड थे। उधर कंपनी ने हमारे को सिर्फ एडमिट करके छोड़ दिया था, और जो वहाँ का स्टाफ था उनको अरबी लैंग्वेज बोलनी पड़ती थी। हम्म। थोड़ा बहुत तो हम समझते थे, हम्म। लेकिन मैक्सिमम नहीं समझ पाते थे, बहुत दिक्कत हुई। फिर वहाँ से रात को दूसरे हॉस्पिटल में फिर शेयर कर दिया, अच्छा। वहाँ बस थोड़ा बहुत किया। फिर तीसरे हॉस्पिटल में रात को ढाई मतलब 3 बजे के आसपास। धक्के खाने वाली बात थी हाँ, हर जगह। वहाँ पे तो, हाँ। फिर लास्ट में जो बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें 5-6 महीने हम एडमिट रहे, अच्छा। वहीं पे मतलब स्पाइनल कॉर्ड। 5-6 महीने वहां रहे फिर आप इंडिया आए? इंडिया। वो इंडिया काफी मुश्किल से फिर पहुंचे आप यहाँ पे? बहुत बहुत। इंडिया आने के बाद क्या नज़ारा था? पहले चंडीगढ़ आईजीएमसी में दिखाया, हम्म। तो उन्होंने बोला कि घर जाओ, कोई इलाज नहीं है आपका इसका, कोई फायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो ही, नहीं तो नहीं। फिर दिल टूट भी जाता था कि अब करे तो करे क्या। अब जब चंडीगढ़ वालों ने मना कर दिया कि नहीं भाई कुछ नहीं हो सकता, जाओ एक्सरसाइज करो, इस चीज़ की ट्रेनिंग लेनी पड़ी कहीं या कैसे आपने स्टार्ट नहीं, किया? किसी ने, पता ही नहीं था इसके बारे में, हम्म। कुछ नॉलेज ही नहीं थी भी कैसे करना है, क्या करना है। कभी गए भी नहीं ये रिहैब सेंटर में, तो कभी गए नहीं। इतने बस पैसे नहीं होते होंगे? इतने पैसे भी नहीं थे कि हम कहीं बड़ा उसमें चले जाए। हम्म। थोड़ा तब, जब तो थोड़ा सा ठीक लगा होने, वैसे ही फिर ज़िंदगी ने पलटा मार दिया एकदम से, कि जो साथ रहने वाली थी मिसिज, हम्म। वो भी किनारा लग गई करने कि तेरे से। आपकी वाइफ हाँ, अभी कहाँ है, चले गए? चले गए।
कितने टाइम हो गया आपके एक्सीडेंट को? 9 साल हो गए। 9 साल। और वाइफ कितने टाइम के बाद चली गई थी? वो 6-7 महीने मेरे साथ रही। बस। हाँ, उसके बाद उन्होंने देख लिया कि ये बंदा ठीक नहीं होगा, और बंदे के बहुत कमेंट हुए फिर ऊपर, टॉयलेट में पढ़ी लिखी हूँ, मैं कहाँ और आप कहाँ, ओके। इस तरह कैसे। तो पढ़ी लिखी तब नहीं थे क्या जब शादी हो रही थी? लव मैरिज थी। लव मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज थी। लव मैरिज रुतबा देखकर या बॉडी देखकर या फिर सिचुएशन देखकर की थी क्या? नहीं, कुछ नहीं देख के की थी, लव मैरिज फिर थी। जब अच्छे टाइम पर और साथ दे सकती है तो बुरे टाइम पे क्यों नहीं दिया? बस यही दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं कि जब गए थे तब भी, और वहाँ से जब भी पैसा भेजना तो उसी के अकाउंट में भेजना है। अच्छा। माँ बाप के अकाउंट में कभी नहीं भेजा, 1 रुपया नहीं भेजा, उसके पास ही सब कुछ होता था कि हाँ जी, क्योंकि थोड़ा बहुत कर्जा भी था वो अपना हाँ। ऊपर, सब कुछ उसी के पास था, सारा कुछ। आपके बच्चे हैं? हाँ, एक लड़का है। एक लड़का है। हाँ, कितने साल का हुआ? वो तकरीबन 13 साल का। 13 साल का। हम्म, आपके एक्सीडेंट को 10 साल हो गए हैं। हाँ जी। 10 साल में कभी लड़के से मिले? नहीं, आज तक अपने बच्चे से नहीं मिले आप? नहीं, बस एक बार मंदिर ले जाने के लिए लेके गए थे, तो उसने किडनैपिंग का केस लगा दिया मेरे ऊपर। किडनैपिंग का केस लगा दिया है? हाँ, अपने ही बच्चे के? हाँ, अपने ही बच्चे को मिलने के लिए माँ ने एक पिता पे किडनैपिंग का केस लगा दिया। यार सोचने वाली बात है ये। क्या ये चीज़ जायज़ भी होनी चाहिए? एक बाप को हक नहीं है क्या अपने बच्चे से मिलने का? अगर मैं मानता हूँ माँ की कोख में बच्चा पलता है, वो पेन वो सहती है और उसको जन्म देती है, लेकिन क्या बिना पिता के ये सब चीज़ें संभव है? काफ़ी ज़्यादा। परेशानी हुई। 4-5 साल तो मम्मी कर रहे। आपकी देखभाल। हाँ, 4-5 साल ऐसा है कि बाथरूम भी उठा, पर कुछ चीज़ें ऐसी जो माँ के साथ भी शेयर नहीं हो सकती। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं काफ़ी हो सकती। चीज़ें ऐसी जो माँ के साथ भी शेयर नहीं की जा करे तो किसके पास बोले। दिल में रिग्रेट होता है कि मैंने लव मैरिज की थी। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली बात भी ऐसा है कि मैंने वादा भी उसी से किया था कि करेंगे शादी तो तेरे से ही करेंगे। एक बात बताइए जितेंद्र जी, हम्म, आपके साथ ये हादसा हुआ, भगवान ना करे आपकी वाइफ के साथ हुआ होता, फिर आप क्या करते? नहीं छोड़ता मैं किसी भी हालत में, जब कभी भी छोड़ नहीं के, छोड़ता। मुझे लग रहा है आपकी बातों से कि एक्सीडेंट इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था आपकी लाइफ में नहीं, जिससे बड़ा वो छोड़ के गई, वो एक बड़ा इंसिडेंट था। एक्सीडेंट जब हुआ मेरा तो मैंने सबसे पहले कॉल मिसिस को फ़ोन किया हम्म। कि ऐसा ऐसा हो गया, हम्म। और जो भी सब कुछ था उसी के साथ शेयर होता था। पर कुछ वो मेरे ऊपर विश्वास ना करके बहुत देखता, जब भी उसके साथ कोई ऐसी बात शेयर करनी तो फिर कोई मतलब नहीं हो जाता। तो फिर जैसे ही मैंने उसको फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी दिक्कत होगी, तो शुरू शुरू में उनका ठीक रहा, करते रहे फ़ोन। हालांकि मैं 20-22 दिन कोमा में भी रह के आया। अच्छा। 22 दिन कोमा में रहा मैं। अच्छा। अब वहाँ से भी लड़ा, सब कुछ किया कि नहीं चल। हम्म। यहाँ के फिर जैसे ही आया तो कुछ टाइम तो वाइफ ठीक थे शुरू शुरू में, बल्कि हॉस्पिटल गए ऊपर, वहाँ पे भी वो साथ थी। हम्म। थोड़ा टाइम उन्होंने देखा मेरे को कि पर फिर बस, धीरे धीरे रिश्तों फिर में धीरे खटास। धीरे खटास होनी शुरू हो गई। फिर मैं उसके साथ गया हुआ था उसके घर, हम्म। वहाँ उसके माँ बाप ने मेरे को ये कहना शुरू कर दिया कि कहाँ शादी करती, अब तो हमारी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होगी। अगर उनकी लड़की के साथ ये होता फिर? तो मैंने पूछा, मैं कहा, बोलते अब तू हमारे लायक नहीं। बस, फिर मेरे ऊपर केस लगा दी। और अभी आपके ऊपर केस चल रहे हैं? हाँ, केस चल रहा एक किडनैपिंग का। है, एक किडनैपिंग का है, डोमेस्टिक वायलेंस का है, और इसका है। आप ऑलमोस्ट पूरी उम्र बाहर रहे, जब वापस आए तब इस कंडीशन में नहीं थे कि खड़े भी हो पाओ, नहीं, फिर ये सब डोमेस्टिक वायलेंस कैसे हुआ? पता नहीं, समझ से परे। हम जब ठीक भी थे तब भी नहीं ऐसा काम किया, तो अभी तो टोटली डिपेंडेड है दूसरे के ऊपर। कि आप अपने बच्चे से पिछले 10 साल से नहीं मिले हैं, नहीं मिले। क्या कभी फ़ोन पे बात हुई? नहीं आपका दिल करता है मिलने का? है, अभी भी करता है, लेकिन फिर
एक चीज़ हट के पीछे हट जाता हूँ, देख के हट जाता हूँ कि क्या करूँगा। जब आपका बच्चा आपसे दूर गया कितने महीने का था वो? महीने का था, साल का था? हाँ, तीन 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 चार साल का था शायद। 3-4 साल का था। हाँ, वो 3-4 साल के बच्चे का तो मोह पड़ता ही है, प्यार होता है। बहुत था मेरे साथ, अब मेरा भी उसके साथ सब कुछ था, ठीक था, पर पता नहीं धीरे धीरे कुछ छोड़ना ही शुरू कर दिया। जितेंद्र जी, एक तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो बिस्तर पर किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट के कारण पड़ गए हैं, उनकी एक अलग ही माइंड प्रेशर होता है, या फिर वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं उस एक्सीडेंट के कारण। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जो चीज़ें आपके साथ हुई, उस चीज़ से कम बहुत बैक करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल था। मैं तो रात रात भर ही सोया भी नहीं। माइंड में क्या ख्याल आते थे? माइंड में ऐसा ख्याल आता है कि बस हो गया, अब निकल जाए इस दुनिया से तो बढ़िया है, ये कभी कभी आता था। पर तब देखते थे कि अगर मैं इस टाइम में ऐसा हूँ करूँगा तो फिर इनके ऊपर पीछे जो घर वाले ये क्या सोचेंगे। फिर मैंने रात रात भर ही एक्सरसाइज की, पूरी सब कुछ एक्सरसाइज की, और थोड़ा इस लायक हुआ कि अपने आप बेड से कुर्सी पे और कुर्सी से सोफे पे सब कुछ करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीखा, बहुत अपने लाइफ। आप से ही सीखा, अपने आप ही हाँ, आया अंदर हाँ। कि मैं, हम्म। या किसी से प्रेरणा मिली? नहीं नहीं, किसी से कोई मैं कभी गया ही नहीं, देखा ही नहीं, सब मतलब कुछ ही। आपकी अपनी मुश्किलों ने, आपके अपने दर्द ने आपको हिम्मत दे दी। हाँ, हाँ, और ये हिम्मत। बहुत कम होता है, या तो दर्द आपको ले डूबता है हाँ। या आपको उबार देता है। हम्म। आपने अपने दर्द को अपनी हिम्मत बनाया। हाँ। चलो, ये तो हो गया रिश्तों की, तो मैं बात और क्या ही पूछूं, जब पत्नी साथ छोड़ गई तो बाकी रिश्तेदारों का मैं पूछना नहीं चाहता आपसे, चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो। इतना समय, 10 साल, 10-12 साल आपने बिस्तर पे गुजार दिए हैं जितेंद्र जी। ऐसा, अब चार दीवारों के अंदर रहता था, सोच, डिप्रेशन बहुत हो गया था। ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में मैं नहीं था, हम्म। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे जैसे ही एक्सरसाइज शुरू की, हम्म। थोड़ा मैं बाहर निकलने लगा। हम्म। बस मेरी ज़िंदगी तो यहाँ से और सोफे पे और यहाँ पे इतनी सी सिमट, आपका घर काफ़ी नीचे है ऊपर सड़क से, सड़क से। कैसे आना जाना होता है? फिर व्हील चेयर, नहीं, व्हील चेयर मैं कहता हूँ चढ़ नहीं सकती। जो रास्ता है मैंने ये देखा है आपका, सीधी खड़ी मम्मी ले चढ़ाई, जाते हैं। मतलब किसी ना किसी को साथ में हाँ, धक्का वगैरह। मम्मी ले जाते हैं, या कुछ दोस्त है गांव के, वो भी छोड़ देते हैं। जिस तरीके की चढ़ाई है, मम्मी भी नहीं ले जा सकती। नहीं, मम्मी ले जाते हैं। एक बेटे के लिए हिम्मत आई जाती है मन में। हाँ, नहीं, मम्मी ने बड़ा साथ दिया हुआ है। हम्म। माँ, जैसे मैं कई बार चला जाता हूँ तो वो लेके भी जाना उन्होंने और छोड़ना भी। ओके जितेंद्र जी, एक्सीडेंट के पहले की और बाद की लाइफ का अंतर बता सकते हैं? बहुत अंतर है। पहले मैक्सिमम दोस्त थे, वो मिलते थे। आज लोग नज़रें छुपाते हैं। सब ठीक था तब, सब बुलाते भी थे। अब जब ठीक नहीं हो तो फिर इग्नोर करते थे, कौन छोड़ेगा इसको, कौन क्या करेगा। कई ऐसे हैं जो साथ देते हैं, हाँ, कई ऐसे भी है जो, पर एनीवे साथ तो देते हैं, पर कहीं ना कहीं दिल में तो आता है कि मेरी वजह से इनको हाँ, आना पड़ रहा है। हाँ, ये तो है ही, ये तो है कि अब फ़ोन करूँगा, कहीं काम पे होंगे, कहीं कुछ होगा, तो फिर ये तो है ही है। जितेंद्र जी, सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं बात करूं तो बिस्तर कैसा लगता है? ये तो बस जेल है, एक चार दीवारें जेल है हमारे को। और क्या तकलीफें आती हैं सुबह से शाम तक देखा सुबह जाए तो? कहीं बाथरूम हो गया, हम्म। उसकी दिक्कत, पेट खराब हो गया उसकी दिक्कत, फिर बेड पे पूरे पे होगा, हम्म। कोई आएगा तभी जाएंगे बाहर, जो नहीं है कोई तो फिर वैसे के वैसे पड़े हुए। फिर मम्मी आएंगे तो फिर वो करेंगे। मम्मी भी कहीं बाहर जाते होंगे कई बार? मम्मी भी कई बार घास ले आने, गाँव का है ना, तो फिर बाहर जाते हैं तो फिर दिक्कत हो ही जाती है। और ऐसे पेशेंट्स को एक ज़रूरी है केयर टेकर नज़दीक हो, हाँ जी, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई नहीं होता है कभी नहीं, कभी। बेड सोर्स, बेड शोर भी है, एक पीछे बैक में, एक साइड में। बेड सोर्स हैं, हाँ, तो कैसे ट्रीट कर रहे हो उनको आप? उसको बस साफ करता हूँ, अपने आप ही कर रहे हो? अपने आप ही करता हूँ, जबकि डॉक्टर ने बोला कि अपने आप नहीं करना, क्योंकि इन्फेक्शन होने के। एक्चुअली बेड रिडन पेशेंट्स को इन्फेक्शन का बहुत डर होता है हाँ, जल्दी। बहुत ज़्यादा। अभी मैं 2 दिन पहले हॉस्पिटल ही गया था, अच्छा। मेरे को खुद इन्फेक्शन होगा टॉयलेट हाँ पेशाब का। हाँ, हो जाता है वो, क्योंकि आपको पाइप लगती है तो बार बार वो इन्फेक्शन हाँ, हो जाता है कहीं। फिर अभी गया था तो दवाई लेके आया हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि सपोज जितेंद्र जी, हमें अगर हो जाती है ये चीज़, आप या आपके जैसे पेशेंट्स को, तो
कहाँ जाए वो? हिमाचल में कोई ऐसा नहीं, बढ़िया, कहीं नहीं, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट? कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं। फिर कहाँ जाना पड़ता है? या तो फिर चंडीगढ़ जाओ, हाँ, या फिर और दूर है, पंजाब, दिल्ली वगैरह। पंजाब, दिल्ली। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे जो पेशेंट हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशियली, जैसे आप हो गए या और हो गए, उनको अगर इलाज कराना पड़ जाए और उनकी जेब में पैसा ना हो तो क्या करेंगे वो? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतनी दूर बंदा जाएगा, हम्म, वहाँ पैसों की दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हम्म, फाइनेंशली कौन सपोर्ट करता है आज की डेट में? तो इधर दूसरी बात है, वो जाएगा कैसे? हम्म, या तो उसको लेट के जाना पड़ेगा, और इतनी देर गाड़ी में बैठा भी नहीं जाता। हम्म। एक ही पोजीशन पे बैठे रहेंगे तो फिर और दिक्कत। पहली बात तो गाड़ी मिलना मुश्किल है, गाड़ी मिलना ही मुश्किल। एम्बुलेंस में जाना पड़ेगा, एम्बुलेंस में जाना, फिर एम्बुलेंस के उसका चार्जेस। चार्जेस अलग से लगेंगे, फिर वहाँ का खर्चा। आपको सिस्टम की तरफ से कोई हेल्प सहारा योजना चली हुई, रेगुलर है? कभी कभार आ जाती है रेगुलर, कभी कभी वो छोड़ देते हैं हम्म। फिर। मैंने ये काफ़ी सुना है कि आचार संहिता वगैरह या काफ़ी टाइम पे वो सहारा हाँ, योजना वो बंद हो उस टाइम तो कम से कम 6-7 महीने। तो जिस पेशेंट के पास सहारा ही सहारा योजना का हो, वो पेशेंट क्या करेगा? बहुत मुश्किल हो जाए। ये फुलफिल है ये योजना आप लोगों के लिए? अब जैसे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, वहाँ केयर टेकर रखना पड़ेगा, केयर टेकर की फ़ीस होगी, हॉस्पिटल की अलग से फ़ीस होगी, अलग से होगी। तो उस चीज़ में कोई प्रावधान? नहीं, कोई प्रावधान नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि एक तरह से ये सिस्टम में होना चाहिए कि हमारे लिए कुछ सोचे? हाँ, हमारे दिव्यांगों के लिए तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम्म, अब दिव्यांग के पास जब तक दूसरा नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाता। ये बात भी है। तो अपने पूरे हिमाचल में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट ही नहीं है? नहीं, आपको लगता है कि सिस्टम को खोलना चाहिए ऐसा कुछ? खोलना चाहिए ताकि हमारे जैसे पेशेंट जो हिमाचल के लोग, उनको बाहर ना जाना पड़े। हम्म, और अभी तो चलो ठीक है, लेकिन आगे का किसने देखा है? तो कम से कम उनको एक ये तो सहारा मिल जाए। इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, आप बिस्तर पे आ गए, वाइफ छोड़ के चले गई, हाँ जी, बच्चे के दर्शन 10 साल से नहीं हुए हैं, हाँ जी, किडनैपिंग के चार्जेस आप पे लगा दिए हैं, हाँ जी, डिवोर्स के चार्जेस आप पे लगाए हैं, हाँ जी, डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस आप पे लगाए हैं। हाँ जी। दिल क्या करता है, माफ़ कर दूं या? दिल पहले तो करता था कि छोड़ दे, लेकिन इतने चार्जेस लगाए, अगर ऐसे ही छोड़ दे तो फिर वो समझ लूँगा जो चार्ज लगाए वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। जो चीज़ किए ही नहीं कभी, उसके लिए एलिगेशन लगे हुए, उसका जवाब दे रहे हैं। आई थिंक डिवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस तक तो फिर भी ठीक था, बट बच्चा अपना ही था। हाँ जी, पढ़ाई बीच में आ गई ना, मैं उससे कम पढ़ा लिखा हूँ, पर लेकिन जब स्कूल छोड़ा तो हम ट्रेनिंग करने के लिए निकले गए, वो पढ़ाई के लिए अच्छा, आप दोनों एक साथ पढ़ते थे? एक साथ पढ़ते थे। ओके, तो क्या स्टडी की आपने? मैंने आर्ट्स में +2 किया हुआ, हम्म, उसका मैंने सुंदरनगर से ITI की 2 साल की। ओके। उसके बाद मेरा फिर बाहर जाने का पड़ा। तो ITI कर तो रखिए आपने, इसमें कम पढ़े लिखा कहाँ से आ गया? बस तो अभी वो उसने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद कुछ और कर लिया। सर ग्रेजुएशन और ITI आई थिंक सेम ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डिफरेंस है ना। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा 2 क्लासें कर ली आपसे ज़्यादा, तो वो 2 क्लासों का असर आपके शादीशुदा जिंदगी में। उसमें ज़िंदगी में दिखने लगा। हाँ जी, एक्चुअली मैं मुझे लगता है असर वो 2 क्लासों का नहीं था, असल आपकी व्हील चेयर के 2 टायरों का हाँ है। जी। जब मैं आया ही था तो मेरे को ऐसा फील लग गया था उन्हें कि अब ये धीरे धीरे किनारा करना शुरू कर दिया। वो क्या माहौल होता है जितेंद्र जी, जब बहुत आपका ये पार्टनर नज़रें चुराने लगे और आपको अंदर से फील आने लगे कि ये मुझसे दूर जाने वाला है? क्या क्या माहौल होता है वो? सोचता था मैं, ऐसा भी नहीं कि क्या करूँ क्या बोलूँ, अब खुद ही इसके भरोसे कुछ बोलूँगा तो फिर देखेगा कौन। पर जैसे ही मेरे को पता लग गया कि अब ये नहीं रुकने वाला है, तो फिर मैंने देख लिया कि अब जिस हालात में चल रही थी ज़िंदगी, अगर मैं उसके साथ उलझता तो फिर तो मैं अभी तक ख़त्म हो गया था। बोले तेरे साथ किसने रहना है, तेरे से लैट्रिन की आवाज़ आती है, तेरे से टॉयलेट की स्मेल आती है। रियली? हाँ, क्या करे, थी भी लव मैरिज, उल्टा आरोप लग गया कि मैं लैट्रिन उसके ऊपर फेंकता था। वाह, मतलब ये डोमेस्टिक वायलेंस है? ये डोमेस्टिक है। मेरे पास क्वेश्चन ख़त्म है एक्चुअली ये चीज़ें सुनने के बाद। और क्वेश्चन तो क्या, मेरे पास रिश्तों
का जो विश्वास होता है ना वही ख़त्म होता जा रहा है। ऐसी जब आप बातें सुनते हो, ऐसी जब आप सिचुएशंस देखते हो, तो ऐसा एक आधा कहीं पॉइंट आपको अपने रिश्ते में भी नज़र आने लगता है कि क्या इस सिचुएशन में कल को मैं होऊंगा तो मेरा पार्टनर साथ देगा। हर कोई उस स्टेज पे नहीं सरवाइव कर पाता एक्चुअली। जितेंद्र जी, जैसे आपने कहा कि जो कंडीशन है आपने अपने आप ही सब कुछ झेला है, अपने आप ही कर रहे हो आप हर चीज़। फाइनेंशियल पैसा एक मुद्दा है, हाँ लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप या आप जैसे जो भी पेशेंट्स हैं वो इंटायर हिमाचल में, उनके लिए ये फैसिलिटीज़ फ्री होनी चाहिए। हाँ जी, होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम्म। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंस हाँ, बहुत आश्रय नहीं। कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। हम्म। उन उनके लिए ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि उनको बाहर ना जाना पड़े, यहीं उनका इलाज हो जाए हम्म। और फ्री में हो जाए। तो इसी को देख के एक, वैसे हम देवभूमि फाउंडेशन हमारी जो है एक सेंटर बना तो रही है इस चीज़ के लिए, एक पहल तो की है हमने। लेकिन आपको क्या लगता है, देखिए ये भी एक एनजीओ है तो फाइनेंशियली तो हम भी वीक हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को सामने आना चाहिए इस चीज़ हाँ का? जी, सामने आना चाहिए, क्योंकि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। आज हम हैं, कल कोई और होगा, और उनको वो स्थिति ना देखनी पड़े जो आज हम देख रहे कि इलाज के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। हम्म। वो हिमाचल के तो उनको हिमाचल में मिल जाए ये फैसिलिटी। लेकिन यार, लोग इस बात को समझते क्यों नहीं है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। लोग सोचते हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मेरे साथ ये होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो लगे हैं वो, बस वो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। मतलब लोगों को ये होना चाहिए ना कि यार कल को मेरे साथ भी हो सकता है। ऐसा क्यों नहीं सोचते लोग? लोगों के दिल में क्या है ऐसा? लोगों को सोचना चाहिए इस चीज़ की, आज इनके साथ हुआ है, कल कोई और होगा, तो कम से कम उनको ऐसा तो नहीं है कि बाहर जाना पड़े अपना इलाज करवाने के लिए, हम्म। और उनको यहीं मिल जाए। अब देख लो, हिमाचल में कोई नहीं है, हाँ, ये बहुत बड़ी एक बात भी है। सेंटर नहीं। एक भी सेंटर नहीं। क्या करेगा हिमाचल के लोग। और बल्कि ये हादसे जिनके साथ होते हैं, चाहे वो पैसे वाले हों, ये हादसा पैसा ख़त्म कर देता है घर से। आप के ऊपर जब अपने ही बच्चे के किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए थे, तो मतलब कैसे पता लगा था आपको? क्या आया, कौन आया था? पुलिस आई थी या फिर वैसे? नहीं, उन्होंने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट कर दी थी हमारी। वो क्या था, सीन क्या था, क्या किया था आपने? मैं अपने बच्चे को मंदिर लेके गया था, हाँ। कहाँ से? स्कूल से। अच्छा, आप स्कूल चले गए। हाँ। ठीक है। कोर्ट ने कोई कस्टडी दे रखी थी इससे पहले? नहीं। अभी तक कस्टडी की कोई नहीं। बात नहीं हुई थी कोर्ट की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं, फिर तो आप जा सकते हैं। कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद ही बस लेके गए, वापसी में जैसे ही छोड़ने चले गए जहाँ से लेके गए थे, छोड़ने भी गए। ऐसा नहीं कि हम, मेरा बच्चा तो मैं तो घर भी ला सकता था, हाँ। ऐसा तो कुछ था नहीं कि भी औरों का बच्चा ले जा रहे। हम्म। तो जैसे मंदिर लेके गए, तो मंदिर से जैसे ही उस छोड़ने भी गए वहाँ तक, हम्म। वहाँ बस उसने हंगामा कर दिया। अच्छा, फिर पुलिस हंगामा कंप्लेंट कर दी? करके फिर पुलिस कंप्लेंट हो गई। फिर? फिर अगले दिन पुलिस स्टेशन गए, हम्म। तो वो अपनी बात तो रखे लेकिन मेरी बात ना सुनते। अच्छा, बस आप इसी कंडीशन में थे? इसी कंडीशन में था। तो जितेंद्र जी, ऐसा है, क्रिटिकल सिचुएशन हर उस बंदे की आ रही है जो व्हीलचेयर पे बैठा है, आज नहीं तो कल आएगी। हाँ जी। उसी चीज़ के लिए हम एक सेंटर बनाने जा रहे हैं, एक आश्रम बनाने जा रहे हैं, देवभूमि स्पाइनल केयर प्लस ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज होम। तो मैं चाहता हूँ आप प्लीज़ लोगों से ज़रूर बताएं कि इस सेंटर की कितनी ज़रूरत है हमें। इस सेंटर की बहुत ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि जो जिस सिचुएशन से हम आज गुजर रहे हैं, वो आगे ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं हो गया और हमारे जैसे पेशेंट नहीं होंगे, होंगे। उनको बाहर ना जाना पड़े, उनका इलाज हिमाचल में हो जाए, उनको फैसिलिटी मिल जाए तो बहुत है। उनको आगे का सहारा मिल जाए। अब आज तो हम ठीक है, आज तो सबका साथ है, कल किसका होगा नहीं होगा ये नहीं पता है। तो कल उनके पास एक ठिकाना तो होगा कि नहीं, वहाँ पे सेंटर खुला हुआ है और वहाँ हम जा सकते हैं, रह सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं सबसे ये भी अपील करूँगा कि इस सेंटर की आगे जितने भी हो सके आगे आए और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। कहना बहुत आसान है, शादी के मंडप में बैठकर कि जीवन भर साथ निभाएंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे, 7 जन्म की कस्में खाएंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सच्चाई बहुत अलग होती है सर। एक आदमी जब तक कमा रहा था तब तक कमा रहा था, कमाऊ था, लेकिन जब वो सहारे का मोहताज हो गया, तब
उसे सिर्फ ये सोचकर छोड़ दिया जाता है कि तुमसे बदबू आती है, तुम उठ नहीं सकते, तुम्हारा लैट्रिन पेशाब साफ करना पड़ता है, ये चीज़ें। और उस समय आपको ये याद आता है कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो, अगला कम। जितेंद्र जी की जो हालत है, पर्सनल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, अब उसके बारे में कंप्लीटली मैं भी नहीं जानता, जितना बताया उतना मैंने देखा। लेकिन फिर भी एक बंदा जो पूरी उम्र अपनी दो टांगों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, एक बंदा जो काफ़ी सालों से अपने बच्चे को नहीं देख पाएगा, ना ही देखा है, एक बंदा जिसकी पूरी ज़िंदगी बस एक जगह पर आकर अटक गई है कि वो बेड रिडन हो गया है, बिस्तर के काबिल हो गया है, उठ नहीं सकता, उस बंदे के माइंड पर आप सोचो कितना प्रेशर पड़ा होगा रिश्तों का, कितना प्रेशर पड़ा होगा लॉयल्टी का, आपकी वफादारी का। और वो बंदा आज भी सरवाइव कर रहा है, खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी सर कहीं ना कहीं वो उम्मीद उसके अंदर है कि सिचुएशन अगर ख़राब हुई है ना तो अच्छी भी होगी, कहीं ना कहीं फिर से ज़िंदगी लौट कर आएगी। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी लौट कर आपके बिना नहीं आ सकती, आप लोगों के सहयोग के बिना नहीं आ सकती। देवभूमि फाउंडेशन जिस आश्रम का निर्माण कर रहा है वो सिर्फ टेक्निकली या फिर फिजिकली बंदे को फिट करने के लिए नहीं है, वो माइंडली, हार्टली, हर तरह से उसको एक पारिवारिक माहौल, उसे एक जीने का सहारा या फिर स्किल सिखाने के लिए है, ताकि ऐसे लोगों को ये पता लग सके कि ज़िंदगी शरीर ख़त्म हो जाने से ख़त्म नहीं होती। आप दिव्यांग शरीर से हुए हैं, दिमाग से नहीं। और ऐसा बहुत कुछ है दुनिया में जो आप अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। और खुशी अगर ढूंढनी हो तो ज़रूरी नहीं हमारे हाथ पांव चल रहे हैं तभी मिलेगी। जब तक आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिल चल रहा है, आपकी आंखें चल रही है, आपकी मुस्कुराहट चल रही है, तब तक खुशी आपसे दूर नहीं जा सकती। और इन सब की खुशियाँ लौटाने के लिए हमें ज़रूरत है आप सबके साथ की। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। देवभूमि फाउंडेशन जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करने जा रही है, जिस घर का निर्माण करने जा रही है, जिस मंदिर का निर्माण करने जा रही है, उस मंदिर में आप लोग भी अपना सहयोग ज़रूर दें। अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पे है। अगर आपको किसी भी तरह की वेरिफिकेशन करनी है, जानकारी चाहिए, आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं। हमेशा साथ दीजिए ऐसे लोगों का जिन लोगों को सिर्फ आपसे उम्मीद हो। और एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।